वेलकम सर। प्लीज सर। नमस्ते सर। चलिए अपने बारे में बताएं। सर मैं जयपुर जिले की जामा रामगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग नूतन विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से पूरी की। उसके पश्चात मैंने सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ग्रेजुएशन और ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और 2023 में मेरा चयन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे हुआ। 2023 जो अभी लेटेस्ट है। हाँ ओके, जिसकी अभी आपको नियुक्ति मिली है। जी सर, उसमें आपको कोऑपरेटिव मिला है। ठीक है। सहकारी संघवाद से क्या समझते हैं सर? ये केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण से संबंधित है, जिसमें केंद्र और राज्य साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसपे केंद्र और राज्यों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं विरोध है, गतिरोध है कि कुछ सीएम मीटिंग्स में भाग नहीं लेते, जहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है कि सीएम शुड बी अटेंड दी मीटिंग। ऐसे कौन कौन से गतिरोध है सर? इसमें सबसे बड़ा गतिरोध तो जो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ओनली केंद्र के द्वारा की जाती है। ये तो पहले से भी रहा है ऐसा, इसमें नया क्या है? कोई विशेष सरकार ने कुछ नियम ऐसे बनाए हों जिसकी वजह से विरोधी पक्ष वाले सीएम नहीं जाते हो, लेकिन ये राज्यपाल वाली व्यवस्था तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ही है। तो नीति आयोग के परिप्रेक्ष्य में कुछ बताइए कि कोई गतिरोध बन रहा हो, दो ऐसे सीएम जो किसी विपक्षी पार्टी से आते हो और केंद्र में सरकार किसी दूसरी पार्टी की। एग्जैक्टली तो सर मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, पर यदि ये गतिरोध होगा तो कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल की सरकार और तमिलनाडु की सरकार के मध्य हो सकता है। ऐसे कौन कौन से बिंदु थे तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के? सर तमिलनाडु सरकार का हाल ही में जो राज्यपाल के द्वारा जो विधेयकों का आरक्षण से संबंधित मुद्दा था, जहाँ जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके द्वारा भी जो केंद्र और तमिलनाडु सरकार के मध्य विवाद देखे गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार राज्यपालों पे कतिपय विषयों पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया, कुछ सीमाएं निश्चित करी है क्या? सर इसमें पहले जो है उसमें टाइमलाइन फिक्स की गई थी, पर राष्ट्रपति ने जो है आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसके माध्यम से सर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकते, तो वो टाइमलाइन फिर से हटा ली गई सर। ओके, ये त्रिभाषा फार्मूला क्या है और वर्तमान में चर्चाओं में क्यों है भी? अगर एनईपी के परिप्रेक्ष्य में अगर जाना जाए तो त्रिभाषा फार्मूला को दोबारा जो है वो एनसीईआरटी में लागू किया है। क्या है सर? ये त्रिभाषा फॉर्मूला 1968 में कोठारी आयोग के द्वारा सर्वप्रथम लाया गया था, जिसके तहत सर प्रत्येक राज्य के अंदर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में अलग अलग तीन त्रिभाषा फॉर्मूला था, जिसमें उत्तरी में आप हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ एक अन्य दक्षिणी भारतीय या फिर एक भारतीय लैंग्वेज का अध्ययन किया जाना था, और दक्षिणी राज्यों के लिए सर ये था कि वहाँ की मातृभाषा और उसके साथ साथ एक अंग्रेजी भाषा और उसके साथ साथ एक अन्य भारतीय भाषा थी। तो वही तो कह रहा हूँ कि जब इस प्रकार की चीजें हैं, दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं जहां पर एक भाषा उनकी स्वयं की होगी, जिसको सो कॉल्ड अपन मातृभाषा कह सकते हैं, एक इंग्लिश हो गई, तो फिर हिंदी से इतनी आपत्ति क्यों है? क्यों तीसरी भाषा उसको भी शामिल किया जा सकता है, या हिंदी भाषा को शामिल करने से दक्षिण भारत की पहचान खत्म होने का खतरा मानते हैं दक्षिणी राज्य जी। इस मेरे स्टेटमेंट से कितने सहमत है सर? हालांकि इसको थोपा नहीं जा रहा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कहीं ना कहीं जो इससे उनकी भाषा पे कोई खतरा होगा। और सर ये भाषा तो एक पुल की तरह कार्य करती है जो उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक साथ जोड़कर जो है सांस्कृतिक। लेकिन हिंदी कहाँ पुल का काम कर पा रही है? जैसे ही हिंदी का नाम लेते हैं तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो कहते हैं हम तो अलगाववाद की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं वहाँ की जो राजनीतिक और जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके द्वारा हिंदी का हमेशा से विरोध किया जा रहा है। कावेरी जल विवाद के बारे में कुछ बताएं, अभी अपडेट्स क्या है सर? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चल रहा है ना विवाद। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं आपको। आपने ज्योग्राफी से जो है वो एमए करा है, ठीक है?
वर्तमान में ये जो जलवायु परिवर्तन चल रहा है और हाल ही के दिनों के अंदर अभी पश्चिमी विक्षोभ जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? और अभी अल नीनो और ला नीनो जो आने वाली है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अभी की जो बरसात है उससे आगे आने वाली मानसून पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सामान्य रहने वाला है या जो है वो ला नीनो जैसी स्थितियां बनेगी? जी सर, अभी जो इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ जो देरी से आया है, इसके द्वारा जो हर बार यहाँ अप्रैल के अंदर लो प्रेशर बनता था, वो लो प्रेशर नहीं बन पाएगा, जिसके कारण सर कहीं ना कहीं मानसून पर प्रभाव रहने वाला है और मानसून हर बार की तुलना में कम रहने वाला है। ओके, पाकिस्तानी कुछ जलवायु विशेषज्ञ इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अल नीनो है या ला नीनो, क्या है ये? बरसात कम होगी ज्यादा होगी? क्योंकि भूमध्य सागर से ये उठ करके पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करके और पश्चिमी राजस्थान की सीमा से इसने प्रवेश किया है। भूमध्य सागर में से कौन कौन सी जलवायु की गतिविधियां हुई हैं? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। कोको द्वीप के बारे में कुछ बताएं। कोको द्वीप सर म्यांमार के अधीन आता था, जिसपे चाइना ने इसको अपनी इनकी एक नीति थी भारत को घेरने के लिए, हालांकि मैं उसका नाम तो याद नहीं कर पा रहा, उसके तहत चाइना ने उसका अधिग्रहण किया था और वहाँ बेस स्थापित करने की बात है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला? हाँ जी सर, जी सर। भारत के द्वारा ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए हैं कि इस चीज को न्यूट्रलाइज किया जा सके? भारत ने सर इसके लिए हीरो का हार रणनीति अपनाई गई, इसके लिए चाइना काउंटर करने के लिए, जिसके तहत जिबूती से और यहाँ जिबूती में कौन सा किया है? नाम सर अभी हाल ही में मॉरिशस के कुछ द्वीप है जो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में विवाद का कारण बना है। जी सर, वहाँ चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में विवाद था और सर अभी 2025 में ब्रिटेन ने वहाँ चागोस द्वीप से अपनी स्वायत्ता छोड़ने की बात की थी और सर इसका अमेरिका ने विरोध किया था कि आपको यहाँ स्वतंत्रता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ उनका डियोगो गार्सियो नाम का एक द्वीप है और सर डियोगो गार्सियो पर भी 100 साल की लीज के बाद में वहां से भी वो स्वायत्ता छोड़ देंगे। भारत का ऐसा कौन सा कह सकते हैं छोटा युद्ध स्थल था जो मध्य एशिया में था और भारत ने उसको छोड़ दिया? सॉरी सर, एक अड्डा था ना, सैन्य अड्डा था, सेशल्स द्वीप में था सर, पर मैं उसका नाम शायद याद नहीं कर रहा। सेशल्स द्वीप के पास में था। सेशल्स द्वीप तो कुछ ही रह गया, मतलब मध्य एशिया बात कर, मध्य ग्वादर पोर्ट नहीं, ग्वादर पोर्ट, सॉरी सर। आप ही बताइए कि चाबार बंदरगाह के अलावा भारत के ऐसे कौन कौन से रणनीतिक जो है वहां पे सहयोग के साथ में चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में है जिनको अभी हाल ही में नुकसान पहुंचा? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है आपको, चलिए कोई बात नहीं। आप ही बताएं कि समावेशी सरकार से आप क्या समझते हैं? सर समावेशी सरकार जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है वो समावेशी सरकार है, जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे, इस अवधारणा से वो सरकार चलती है। ठीक है, समावेशी सरकार के कुछ उदाहरण बताएं। सर समावेशी सरकार जैसे भारत में जो है अनेक वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीमें चलाई जाती हैं, वृद्धजन के लिए भी चलाई जाती है और जनजातीय पिछड़े लोगों के लिए भी, जिसके कारण वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो और समावेशी समाज बने। अभी जनजातीय विकास से संबंधित योजना के कुछ एक आंकड़े जो है वो राजस्थान में रहने वाले आदिवासी समाज से संबंधित जारी किए गवर्नमेंट ने। सॉरी सर, पता नहीं इस बारे में, आपको जानकारी नहीं है। चलिए आप ही बताएं कि ज्योग्राफी से आपने अपने जीवन में क्या सीखा अभी तक? आपके व्यक्तित्व में कितना फर्क आया ज्योग्राफी पढ़ करके 2 साल? कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के साथ साथ सर हम पर्यावरण के बारे में भी सीखते हैं, तो हम जो है पंचामृत जैसी योजनाओं के बारे में जानते हैं और जैसे भारत ने चला रखा है सर वो अभियान, उसका हालांकि मैं अभी तक नाम याद नहीं कर पा रहा, उसके तहत सर जो हम पर्यावरण की छोटी सी छोटी चीज में अपना योगदान दे, जैसे हम यदि बाहर जा रहे हैं तो बिजली बंद करके ऊर्जा संरक्षण भी करें कहीं ना कहीं और वृक्षारोपण भी करें। राजस्थान में ग्रीन बजट के बारे में कुछ बता दीजिए, कुछ प्रावधान आए हो सरकार ने कुछ करे हो ऐसे जो पर्यावरण से संबंधित हो? 2025-26 में सर पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन बजट लाया गया और सर इस बार 2026-27 के लिए 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि लगभग कुल बजट का 5% से अधिक है।
तो सर इसके तहत सरकार जो है एक तो मिशन हरियाणा राजस्थान, तो इस वर्ष 10,000 वृक्षारोपण का जो है इसके तहत वो इतने प्रयास करने के बाद में भी वनों का जो क्षेत्रफल है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। तो एक तरफ तो वृक्ष लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो वनों का कटाव हो रहा है, तो दोनों चीजें तो विरोधाभासी हो गई ना। और लगातार जो है वनों का प्रतिशत जो है राजस्थान में भी गिरता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? सर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बढ़ता शहरीकरण, और बढ़ते शहरीकरण के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण कृषि क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है कहीं ना कहीं। उस कारण वन क्षेत्र की भूमि को जो है कृषि भूमि में लगातार परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके कारण जो वनों की संख्या कम हो रही है। उसके अलावा सर वनों की अवैध कटाई भी देखी जा सकती है, जिसके कारण भी वन क्षेत्र कम हो रहा है कहीं ना कहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपके स्पोर्ट्स को लेकर के। आपने लिखा प्लेइंग ई स्पोर्ट्स। जी सर। ये क्या होता है? सर ये स्किल बेस्ड कॉम्पिटिटिव गेम है, जिनमें हम डिजिटल मंच पे खिलाड़ी या टीम के रूप में भाग लेते हैं। और तो आपको लगता नहीं कि इससे तो जो है आपकी आंखें और आपके लिए हार्मफुल है? एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम जो है कम करें, और कई स्टेट्स जो है इसको कह सकते हैं नवाचार के तौर पे शामिल कर रहे हैं, और आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं ई स्पोर्ट्स। सर इससे आपको फिजिकल क्या क्या चीजें होती है? तो ये तो मानसिक गेम हुआ ना। जी सर, ये कहीं ना कहीं मानसिक, तो आपके मानसिक गेम से आपका जो स्वास्थ्य है, जिसको आप स्पोर्ट्स नाम देते हैं, वो तो बिल्कुल अलग हो गया। जी सर, इसमें ये समस्या देखी जाती है कि इसमें जो है फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती जितनी सामान्य गेमों में हो सकती है। पर सर इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, और इसके लिए सर सरकार भी प्रयास कर रही है कि इसको बढ़ावा दिया जाए। और ऑरेंज इकोनॉमी के तहत जो है एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी लाई गई, जैसे सर ये आने वाले एशियन गेम्स में शामिल किया गया है, और जैसे 2023 वाले एशियन गेम्स में भी शामिल था। उसके अलावा सर खेलो इंडिया गेम्स में भी इसको शामिल किया गया था। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ मात्रा में बढ़ावा दे रही है। पर सर अभी हाल ही में सुंदर जोशी क्रिकेट के एक अवार्ड दिए गए हैं, सीनियर कैटेगरी में किसी महिला वर्ग में किसको दिया गया? सॉरी सर, मुझे इस बारे में वन अधिकार कानून सुना है? जी सर। क्या है ये? तो ये जहां तक शायद मैं याद कर पा रहा हूँ, 2006 में आदिवासियों को उनके जो है परंपरागत वनों के अधिकार देने के लिए लाया गया था, जिसमें चाहे वो वनों से अपनी जो उपयोग की सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्रियां प्राप्त करनी हो, इसके लिए सर ये कानून लाया गया था। क्या अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों आया? सॉरी सर, मुझे इस बार आज के पेपर में पढ़ना। जी सर। जो मिडिल ईस्ट के जो देशों पे वार का इम्पैक्ट आ रहा है, उससे भारत पे है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जी सर। क्यों? सर मिडिल ईस्ट जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और वहां से कहीं ना कहीं जो तैतीस सागर के जो अवशेष थे, उनके द्वारा वहां जो ऊर्जा संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। तो सर जो मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण एक तो ऊर्जा संसाधनों की कमी देखी जा रही है, और वहाँ जो सर उससे मिडिल ईस्ट से कुछ ट्रेड रूट्स भी गुजरते हैं, जिसके कारण जो सर ट्रेड भी प्रभावित हो रहा है। तो उस कारण से जो है भारत पे भी इफेक्ट दिख रहा है, चाहे वो भारत के निर्यात को हो, चाहे भारत आने वाले ऊर्जा संसाधनों के आयात पे हो। और उसके कारण कहीं ना कहीं भारत में महंगाई भी बढ़ रही है साथ के साथ, और सर रुपए का अवमूल्यन भी इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ईरान है वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे है वो टैरिफ लगाने पे टैक्स लगा रहा है, एंट्री टैक्स। जी सर। क्या इम्पैक्ट होगा उसका? सर ये ईरान की संसद में ऐसा बिल लाया गया है जिसपे कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे है वो टैक्स लगाने की बात की गई है। सर इसका मुख्यतः प्रभाव तो जो ऊर्जा आयात पे होगा, लगभग हम 20% ऊर्जा आयात उसी स्टेट के माध्यम से करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आयात महंगा होगा, और ऊर्जा के महंगे होने से सर दैनिक मूलभूत की लगभग सभी चीजें ऊर्जा से प्रभावित होती हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं महंगाई का असर होगा। ठीक है, एक टैक्स लगा सकते हैं क्या? वो एंट्री टैक्स लगा सकता है क्या? वैश्विक नियमों के आधार पे तो वो उस जगह पे टैक्स नहीं लगा सकते, परंतु इस समय सर वैश्विक नियमों की हालत में बहुत ही जो है समस्या। ये कैसे कह सकते हैं अभी कि वैश्विक नियमों की हालत अभी वर्तमान में है वो ठीक नहीं चल रही है? किनके ये ऐसे कौन कौन से आधार हैं आपके पास में जिसको लेकर हम ये ऐसा कह सकते हैं?
1991 के बाद सर अमेरिका का डोमिनेंस रहा और उन्होंने नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की। पर सर इस नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था में उन्होंने जो है वेनेजुएला से वहाँ के इलेक्टेड राष्ट्रपति को उठाना हो, चाहे ईरान के अंदर वहाँ के जो है सुप्रीम लीडर्स को मारना हो, तो इन आधार पे सर कहीं ना कहीं ये है कि अमेरिका की साख को दबा लगा है और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। नेटो बड़ा चर्चा में है अभी। जी सर। नेटो संगठन जो है वो बड़ा चर्चा में है, क्या कारण है चर्चा में रहने का? सर ये वैसे तो आज नाटो का स्थापना दिवस भी है, इस कारण भी चर्चा में हो सकता है। बाकी सर इसमें नहीं, इसकी वजह से तो चर्चा में नहीं है कि स्थापना दिवस मना रहे हो कोई वो है। बिल्कुल सर, पर इसमें चर्चा में रहने का मुख्य कारण है कि जो अमेरिका के नाटो अलायंस है उन्होंने इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से मना किया हो, चाहे वो ब्रिटेन ने अपने द्वीप या बेस अड्डे थे उनके उपयोग से मनाई की हो, चाहे स्पेन ने एयर स्पेस बंद किया हो, चाहे सर पोलैंड ने जो है पैट्रिक मिसाइल देने से मना किया हो, चाहे इटली ने वहाँ के अपने नेवल बेस या फिर जो बेस थे नाटो के उनके इस्तेमाल से अमेरिका को मना किया गया। तो ऐसा क्या कारण मानते हैं कि नेटो की जो राष्ट्र हैं जिसपे कि बिल्कुल पूरा अधिकार है वो अमेरिका का था, वही अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं? सर नाटो के जो अन्य मेंबर्स हैं वो बोल रहे थे कि लगभग ये जो युद्ध है वो अमेरिका का अकेले का युद्ध है और इससे कोई नाटो का कोई लाभ नहीं। और अमेरिका कहता है कि हमारा युद्ध ही नहीं है, वो युद्ध ईरान और इजराइल का है। अमेरिका तो ये कहता है कि हमारा युद्ध नहीं है, हम तो इजराइल की मदद कर रहे हैं इसमें जो ईरान के खिलाफ। पर सर वो जो है ईरान मतलब नाटो जो है वो तो यही मानता है कि ये अमेरिका का एक तरफा उस पर आक्रमण है और कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार हटाना हो, चाहे वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए हो, तो ये सर उन्होंने आपकी राय में, मैं केवल आपकी राय पूछ रहा हूं, इस वॉर का एमिकेबल सॉल्यूशन है वो क्या है? सॉरी सर मैं एमिकेबल शब्द नहीं समझ पा रहा। यानी कि भाव जिसको कह सकते हैं सर्वमान्य, जिसे सर्वमान्य जो है कि क्या इसका है जो हो सकता है सॉल्यूशन, क्या है इसका है जो इसके सर सर्वमान्य सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि जैसे 2015 में जैकोबा समझौता किया गया था जिसके तहत ईरान को जो है परमाणु ऊर्जा का जो है शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अलाउ किया गया था और उसमें सर IAEA जो एटॉमिक एनर्जी संगठन है उसके जो है कर्मचारी या फिर जो उसकी निगरानी में ईरान परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग करे तथा वहां की जो दोनों सेनाओं के मध्य डीएस्केलेशन हो और भविष्य में सर ईरान पे कभी आक्रमण नहीं किया जाए। तो इन शर्तों के आधार पर सर इसका जो है शांतिपूर्ण समझौता हो सकता है। पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है? जी सर, ये मध्यस्थता के लिए बोला गया था पर ईरान ने जो है उसके लिए साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान जैसे जो कि अमेरिका का हमेशा से फेवर करता है उससे कोई जो मध्यस्थता नहीं करेंगे। जनगणना 2027 डिजिटल पहली बार है वो। जी सर। तो इस जनगणना की है वो और क्या क्या मुख्य चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं? सर इसके साथ साथ ही हम आजादी के बाद पहली बार जो है जातिगत जनगणना साथ में की जा रही है और सर इसमें डिजिटल वाला है ठीक और है। इसमें सर तकनीकी का उपयोग भी और अन्य तकनीकों का उपयोग भी बहुत हद तक किया जा रहा है, चाहे वो सेल्फ न्यूमरेशन फॉर्म्स के लिए हो, चाहे आप जैसे हाउस लिस्टिंग हम स्वयं घर बैठे खुद भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से एक नंबर जनरेट होगा जो कि हम जो डिजिटल जनगणना करने आएंगे उनको जो है उनकी हेल्प भी कर सकते हैं उसमें। भारत में एक कमेटी है वो रोजाना अखबारों में है, CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जी सर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, क्या काम होता है इस कमेटी का? ये सर भारत के जो रक्षा मामले हैं उनमें सलाह और जिस प्रकार ये अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहे हैं उनके अंदर जो भारत में किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अभी रिसेंट में हो 2-3 कमेटियों की 2-3 बार इस कमेटी की है वो मीटिंग हो चुकी है, क्या मुख्य फैसले हैं वो, उसमें क्या डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं? सॉरी कुछ बता सकते हैं कुछ है जो? पता नहीं सर इस बारे में। LPG और PNG
क्या है इन दोनों में डिफरेंस, क्या है एलपीजी और पीएनजी में है जो? सर इनमें सर्वप्रथम तो इनके संगठन में ही डिफरेंस है। जहाँ एक पीएनजी प्रेस्क्राइब्ड नेचुरल गैस है, जिसमें सर मुख्य घटक मीथेन होता है, जबकि एलपीजी का मुख्य घटक सर ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और कहीं ना कहीं जैसे पीएनजी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में अधिक किया जा रहा है, पीएनजी का औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग अधिक होता है, अच्छा, जबकि सर एलपीजी का उपयोग घरेलू सिलेंडर्स के रूप में अधिकतम किया जाता है। तो वर्तमान में गवर्नमेंट है वो पीएनजी कनेक्शन देने पर है वो ज्यादा जोर दे रही है। क्या पीएनजी के हमारे पास में पर्याप्त भंडार है क्या? सर इस बारे में हालांकि मुझे पूर्णतः तो पता नहीं, परंतु इसका भी सर हम इम्पोर्ट ही करते हैं। राजस्थान में पीएनजी का है वो कॉन्ट्रैक्ट किसके, कौन से फर्म के पास में है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता, रोजाना अखबारों में आ रहा है। अभी कॉल नहीं कर पा रहा सर, पड़ा हुआ है हालांकि। टोरेंट के पास नहीं है? जी सर धन्यवाद सर, टोरेंट के पास ही है। टोरेंट के पास ही है ना, चलो सर। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट में आपको मिला कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। आपको क्या लगता है क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से आप थोड़ा पीछे रह गए? सर परीक्षा से पहले हालांकि मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, वो भी एक कमी थी 2023 में जो मैंने सुना 2000 जो है जुलाई 2024, उससे पहले सर डेंगू हो गया था मुझे। बाकी सर एक मेरी कमी रह गई कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में। उस टाइम मैं जब पहली बार मैं आंसर दे रहा था एग्जाम हॉल में, उस प्रकार से चीजों को मैनेज नहीं कर पाया। इस बार कर लिया सब? जी सर, इस बार हालांकि पेपर में बहुत ही सुधार हुआ है पिछली बार की तुलना में। ठीक है, कोऑपरेटिव में आप आए, क्या होता है बेसिकली? कोऑपरेटिव होता क्या है? सॉरी सर, मैं सुनाई नहीं दिया। कोऑपरेटिव में आप अभी इंस्पेक्टर पे हो, बेसिकली होता क्या है कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव सर लोगों का एक संघ होता है जो मतलब अपने हितों के लिए सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करते हैं। ये सर एक कोऑपरेटिव की मेन अवधारणा है कि हम सब एक के लिए और एक सब के लिए। ठीक बात है। आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड ऑर्डर में भी कोऑपरेटिव की जरूरत है? जी सर, कहीं ना कहीं यदि कोऑपरेटिव सहयोग से देखा जाए या सहयोग की भावना से देखा जाए तो वर्ल्ड ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं सहयोग होना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आप देखना चाहोगे इंटरनेशनल लेवल पर कि वहां पर कोऑपरेटिव होना चाहिए? जैसे सर एक तो प्रमुख है यूएन में, जहाँ उनमें P5 मेंबर्स का दबाव या दबदबा अधिक है, तो उसके स्थान पे सर सहयोग हो उनके मध्य, सभी सदस्यों के मध्य, ताकि वो जो है लॉ और ऑर्डर को ठीक प्रकार से मेंटेन कर पाए। अच्छा, और आईएमएफ में? जी सर, वैश्विक लगभग वैश्विक संगठन जिनमें पश्चिम का प्रभुत्व अधिक है, उनमें सभी में सर हम मान सकते हैं कि कोऑपरेशन की जरूरत है। बहुत है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट करता क्या क्या काम है? जी सर, ये ग्रामीण लेवल पे लगभग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कृषि क्षेत्र के अंदर ऋण देना हो, चाहे ट्राइबल्स के द्वारा बने हुए उत्पादों का विपणन हो, और चाहे ग्रामीण क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से जो है अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाना हो, तो सर ये लगभग कार्य कोऑपरेटिव के द्वारा। कोऑपरेटिव बैंक और जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? सॉरी सर, इस बारे में। ठीक है, एक तो आपने सुना होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं? सर नीति आयोग एक तो एक जीएसटी काउंसिल। ठीक बात है। अभी तो सर मैं दो ही याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नाम सुना है? जी सर। कॉम्पिटिटिव क्या होता है? इसमें सर केंद्र और राज्यों के मध्य जो है एक प्रकार से मित्राना सहयोग या मित्राना प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जिसमें केंद्र और राज्य आपस में जैसे कुछ रिपोर्ट्स हों या राज्यों में जैसे कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर जो है एक सबल प्रतिस्पर्धा देखी जाए। जैसे सर हम नीति आयोग जैसे अलग अलग प्रकार के इंडेक्स निकालता है, जैसे निर्यात तैयारी सूचकांक, तो सर उनमें सभी राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो और उसके माध्यम से सर सहयोग हो, तो वो एक उसका उदाहरण है प्रतिस्पर्धात्मक सहकारिता। क्रिएटिव फेडरलिज्म, ये टर्म सुनी आपने? जी सर। क्या होता है क्रिएटिव फेडरलिज्म?
इसमें राज्य और केंद्र जैसे आपस में अपने नवाचारों के माध्यम से एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रखते हैं। जिस प्रकार जैसे सर भारत की जो निःशुल्क दवा योजना है, उसके आधार पर अन्य राज्यों में भी निःशुल्क दवा योजना लाई गई। और जैसे जैसे राजस्थान के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जो बीमा सुविधा लाई गई, उसके आधार पर जैसे एक सेंटर में और अन्य राज्यों में भी उस प्रकार की योजनाएं लाई गई। ठीक है। वर्तमान में भारत का सबसे अच्छा मित्र कौन सा कह सकते हो आप, और सबसे बुरा? जी सर, विदेश नीति में ना ही तो कोई सच्चा मित्र और ना ही कोई सच्चा शत्रु, ये आपसी हितों पे आधारित है। और यदि जिस प्रकार से अमेरिका का डोमिनेंस देखें उस वक्त, या अमेरिका का जो रवैया देखे, उसको देखते हुए सर चाइना भी इस समय हमें मित्र लग सकता है। चाहे उसके साथ हम बाउंड्री कितने ही बाउंड्री वो डिस्प्यूट हो, उसके बावजूद सर व्यापार के लिए हम चाइना को भी इस समय एक अच्छा मित्र मान सकते हैं। बाकी सर रसिया और रूस से भी एक मित्राना अभी इस वक्त वो है। और सर शत्रु के तौर पे जैसे अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से अमेरिका में टैरिफ लगाए गए, तो हम उनको भी एक शत्रु मान सकते हैं। बाकी सर हमारे स्वाभाविक शत्रुओं में पाकिस्तान और चीन जैसे देश तो शामिल है। तो ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे कभी पाकिस्तान भी अपना अच्छा मित्र हो सकता है क्या? यदि सर कश्मीर मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो और उसके पश्चात दोनों देश आपस में व्यापार करें, तो सर ये इनसे बढ़िया कोई मित्र हो ही नहीं सकता। शांतिपूर्ण समाधान में अगर पाकिस्तान कहे कि कश्मीर दे दो हमें, फिर आप क्या समझते हैं शांतिपूर्ण समाधान क्या है? हालांकि सर इसका शांतिपूर्ण समाधान तो कोई नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों देशों की भावनाएं कश्मीर को लेकर जुड़ी हुई हैं, जिस प्रकार से दोनों देश कश्मीर के लिए लगभग पिछले 75 साल से जिस प्रकार से मारामारी या लड़ाई कर रहे हैं, उस प्रकार सर इस मामले का जो है शांतिपूर्ण कोई वो नहीं है। अभी ये जिस प्रकार यदि हम चाइना को पाकिस्तान को पीओके भी संभला देते हैं या फिर वो भी उसको अधिकार भी दे देते हैं, तो कल के सर वो आजाद कश्मीर के लिए तैयार करेंगे लड़ाके, वहां उस आजाद कश्मीर के लिए भी लड़ाई करेंगे। और जिस प्रकार सर भारत यदि कश्मीर पे कब्जा कर ले, उसके बाद सर वो बलूचिस्तान को भी मिलाने की सोच सकता है। सर इस मामले का जो है कोई शांतिपूर्ण समाधान तो है नहीं इस समय। अच्छा, प्रशासन में दक्षता बढ़ानी है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं प्रशासनिक दक्षता के? सर प्रशासनिक दक्षता के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इस समय तकनीकी में भी जैसे एआई नवाचार, जैसे कुछ भी नीति बनानी हो, आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, तो कहीं ना कहीं एआई मनुष्य से बेहतर कर पा रहा है इस समय। तो सर तकनीकी नवाचार प्रशासन की दक्षता बढ़ा सकते हैं। दूसरा सर प्रशासन में सहयोग, जैसे डेलीगेशन के माध्यम से सहयोग रहता है, उसके माध्यम से भी प्रशासन की दक्षता बनी रहती है। अभी तो सर मैं 2 ही याद कर। ठीक है, आपने कहा एआई के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। एआई के माध्यम से तो फर्जी फोटोज बना के चिपका के अपलोड करके, और वो भी तो एक नेगेटिव टर्म है प्रशासनिक दक्षता को कम करने के लिए। ऐसा किया जा रहा है, आपने देखा सुना? जी सर, जिस प्रकार बाड़मेर जिला कलेक्टर पे जो आरोप थे कि उन्होंने ऐसा हुआ था क्या? हालांकि सर उसका लास्ट फैसला जो था या फिर जो उस पे जो आरोप थे उनकी जांचों के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर ऐसा आरोप लगाए गए थे उनपे कि वो उस मिशन के दौरान जो रेन वाटर के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए जाने थे, उनके स्थान पे सर जो एआई से बने हुए मॉडल्स जो है उसमें पोर्टल में अपलोड किए गए। तो सर उनपे एक आरोप था, हालांकि अब पूरे मामले के बाद में मुझे जानकारी। चलो ये मानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पर अगर ऐसा किया जाता है तो ये तो प्रशासनिक दक्षता को कम करने के काम भी आ रहा है एआई तो। जी सर, एआई का जिस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, चाहे वो सकारात्मक कार्य के लिए करेंगे तो सकारात्मकता के साथ, और सर बाकी जैसे नकारात्मक कार्य हो या फिर नेगेटिविटी के लिए ये तो हर चीज के ही पहलू है, 2 पहलू। सर इसमें एआई के द्वारा हम जैसे एआई जिस प्रकार से डीप फेक को भी पहचान रहा है, उस प्रकार से सर एआई पोर्टल के माध्यम से भी उनकी जांच की जा सकती थी कि इसमें जितनी जो फोटोएं अपलोड की गई हैं वो सही है या नहीं। तो सर ये उसकी दक्षता बढ़ाने में भी उपयोग कर सकता था। ठीक है सर। ओके,
आपने पीसीएम भी किया है और उसके बाद ज्योग्राफी भी। आप ही बताएं कि जब विक्षोभ आते हैं तो साथ में बरसात के साथ में ओले भी गिरते हैं। ओले क्यों बनते हैं, किस अवस्था में, कौन से परिमंडल में आने के बाद में, मंडल आने के बाद में जो है उसका जो वाष्प का जो रूप है वो ओलों में मतलब ठोस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये भी सर सौर मंडल में जो है संघनन के दौरान तापमान कम रहता है, तो उस दौरान सर ओलों के निर्माण की प्रक्रिया वहां संभव हो पाती है। ठीक है। तो और कंडेंसेशन के दौरान यदि तापमान कम है तो उसी दौरान सर ओले बनते हैं और वो धरातल पे आते हैं। काफी बार जो है वो कृत्रिम वर्षा के बारे में बात करी जाती है। जी सर। ऐसे कौन कौन से रासायनिक तत्वों का छिड़काव किया जाता है जिसकी वजह से जो बादल बनते हैं और उसके बाद में जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बरसात कराई जाती है? जी सर, इसमें कुछ रासायनिक तत्व जैसे एक तो NaCl और एक सर उसमें सिल्वर नाइट्रेट, इन तत्वों का उपयोग करते हैं जिसके कारण सर कंडेंसेशन की प्रक्रिया है तो वो कंडेंसेशन के लिए एक बेस प्रदान करते हैं और कंडेंसेशन की प्रक्रिया सर उसके माध्यम से होती है और उसके माध्यम से जलवाष्प बनता है। नहीं, जलवाष्प का जो है बूंदों के रूप में संघनन होता है। भारत में पहली बार कब किया गया था? अभी सर हाल ही में 2025 में, वैसे तो सर दिल्ली में एक बार बहुत पहले भी किया गया था पर उसका एग्जैक्टली है तो मुझे पता नहीं, पर सर ये 2025 में जवाहररामगढ़ बांध पे हो या फिर तो दिल्ली में ऐसा फल प्रयोग किया गया था। इसके अलावा भारतवर्ष में कहीं हो? सर अभी तक शायद इसका कोई सफल प्रयोग तो नहीं हो पाया और सर इस बारे में मुझे अभी पता नहीं, इतना जानकारी नहीं। अभी 5 स्टेट के अंदर जो है वो चुनाव होने हैं। अगले माह का 4 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? सर अगले माह कहीं ना कहीं 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होंगे उनके रिजल्ट अनाउंस किए जाने हैं तो उसको 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। जी सर। सभी पार्टियां जो है वो फ्री बिजिंग की बात कर रही हैं, लोक लुभावन वादे, और उसके बाद में ऐसे ऐसे वादे करती हैं जिसमें जनता जो है वो उनकी तरफ उन्मुख हो जाती है। ये तो ठीक बात है, लेकिन इससे आर्थिक तंत्र पे कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसको क्या जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक सीमित या प्रतिबंधित या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अभी सख्त आवश्यकता है? क्योंकि राजनीतिक दल तो कोई भी पीछे नहीं रहता, सब कहते हैं कि साहब मैं ये दे रहा हूं तो कुछ और, तो इसके लिए ऊपर कुछ अलग से कोई बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां से कुछ गाइडलाइंस आने की आवश्यकता है, आपको लगता है? जी सर, इसमें आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की, परंतु उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने केवल निर्देश दिए कि जब भी कुछ ये फ्री बीज या लोक लुभावनी नीतियों की घोषणा की जाए तो राज्य की जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक जो राजकोषीय घाटा है या जो आर्थिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रख के ही इनकी घोषणा की जाए। ओके, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक अंतिम प्रश्न, राजस्थान का राजस्व घाटा कितना है इस बजट में? सर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर लगभग आपके राजस्थान की जीडीपी का कितना प्रतिशत है? अब तो आइडिया लगा सकते हैं आप। सर एग्जैक्टली तो शायद मैं याद नहीं कर पा रहा, पर मैं इसमें शायद गैस करना चाहूंगा। प्लीज। लगभग 3.69%। ओके, ये राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा सर। राजकोषीय। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ, अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदित्य, सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट ही करना चाहते हैं कि आपका कोऑपरेटिव में भी सिलेक्शन हुआ, तो कम से कम आप गवर्नमेंट के मुलाजिम तो बन गए। और आरएस जैसी कह सकते हैं कि बड़ी प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं आप आके रुके हो। ठीक है, जैसा कि सर ने आपसे प्रश्न पूछा था कि कुछ ऐसी कमियां रही जिसमें आपने पेपर वर्क से बताया कि वो आपने अभी पूरी कर ली होगी। कहने का मतलब इस एग्जाम के अंदर जो कमियां बेसिक 2023 के एग्जाम में जो थी उसको आपने ओवरकम कर लिया होगा। ठीक है, चूंकि आपका 6 तारीख को इंटरव्यू है, 7 तारीख को, तो 2 ही दिन बचे हैं इसके अंदर बीच में। हमें ऐसी कोई भी कमी जो है वो यहाँ पे महसूस नहीं हुई। एक तो इतने आप यंग लग रहे हैं और 2001 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, 25-26 साल के हुए हैं।
खोने को कुछ नहीं है, पाने को लिए पूरा आसमान, जहाँ है पूरा जहान है। बिल्कुल सर। ठीक है, एनर्जेटिक हैं आप, नौकरी फर्स्ट क्लास मिली हुई है, और आपकी नौकरी के दौरान अभी आपने जस्ट ज्वाइन ही किया तो कोऑपरेटिव के बारे में ज्यादा नहीं पूछा, इसलिए जाएगा कि बस टाबर हाँ, आया ही है। हाँ, आप 10-15 बोल दिन। सकते हो ये चीज भी कि सर लेकिन उनकी अपेक्षा ये रही कि लगातार बैक टू बैक बच्चा मतलब आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें काबिलियत तो कहीं ना कहीं। एक निजी प्रश्न, ये हम सब लोगों का प्रश्न है कि पिछली बार इंटरव्यू में मार्क्स कितने मिले थे आपको? 42 42। और बोर्ड? आयुब खान सर। आयुब खान सर। सही है। अभी हमें अपेक्षा है कि कम से कम आप 50 नंबर तो आराम से, जो परफॉर्मेंस आपकी है उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम होने की कोई गुंजाइश नहीं। सर ये कोऑपरेटिव के बारे में देखो मेरा ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, तो हालांकि आप ये बोल सकते हो कि सर मैंने जस्ट अभी 23 को ज्वाइन हाँ, 23 को ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल। लेकिन जितना भी अपना पाठ्यक्रम आता है जो जिसमें बेसिक कहीं ना कहीं- प्रिंसिपल बताए, सब एक के लिए एक, सबके लिए। हाँ, अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना कोऑपरेटिव बैंक में और प्राइवेट बैंक Private, डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सहकारी संघवाद के बारे में, समावेशी वाले में, ठीक है। बाकी आपने किसी प्रकार की कोई अभी न्यू इनोवेशन किए हैं, दो तीन घोषणा किए हैं, भारत टैक्सी जैसे हाँ, भारत टैक्सी और कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी गुजरात में। गुजरात में। बिल्कुल सर। धन्यवाद। ये तो किसके नाम से खोली जा रही है वो जो वो तो सर अभी वो जो अमूल के संस्थापक थे ना, कौन के? हाँ। वर्ग इसको दिया। नहीं, लेकिन नहीं, नाम अभी तो दूध उनके का उनके नाम नाम से है, नहीं है, अमूल की- नाम दूसरे से नाम है, के दूसरे नाम दूसरे से है, अच्छा। जिनकी थॉट्स थे वो ओके। उनके नाम से है, वो देख लेना वो। ठीक है एक थोड़े से अनौपचारिक शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल हाँ, है, उसके बिल्कुल। बारे में हम आपसे बचने की कोशिश करते हैं, उनका कम से कम कैजुअल भाषा में तुम सब एक जैसे ही बोलते हैं, लेकिन इस चेयर पे आने के बाद में सामने वाले और हमारी दोनों की जवाबदेहिता थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो 15-20 मिनट का जो वार्तालाप, उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हम हैं देखते हैं वो चला याद नहीं आ रहा तो वो चला रखा है, हाँ। ऐसे करके ये थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा sophisticated बचना है। शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा बेहतर। बिल्कुल सर। आपकी तरफ से कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं? बस सर ये कोऑपरेटिव के लिए थोड़ा था कि बस इसमें ज्यादा ऐसा Basic, करने की basic। आवश्यकता नहीं है। एक वो बुक तो है कोऑपरेटिव की, वो नोट्स वाली है ना, एक पूरी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। कोऑपरेटिव मूवमेंट जितना सफल होना चाहिए था उतना सफल नहीं हो पा रहा राजस्थान में, उसके क्या कारण है ये देख लेना आप, जो आप गूगल तो से। हेड ऑफिस में जाओ ना, वहां पे किसी भी पुराने इंस्पेक्टर से। हाँ वो मिली थी सर एक बार। हाँ, अब 2 दिन बचे हैं, क्या करें, 2 दिन ही बचे। बैंक में उसमें से बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ उसमें थोड़ा सा ही था सर, उसमें पर ये बैंक वाला नहीं मिला मेरे को कहीं। ऐसे देख लो ना, आप तो कोऑपरेटिव नहीं। बैंक है, उसमें तो एक आदमी एक वोट, एक ठीक और है। साथ में आप जैसे 23 तारीख का बोलोगे, अभी जो आप होगी हाँ। सर, पिछले माह जो मेरी जो है जो हाँ, ये तो वहीं पे आप खत्म वो हो कर जाएगा। देना। हाँ, अब जब आप इंट्रोडक्शन दो ना, आपसे हाँ पूछे वहीं ना, पे खत्म हो जाएगी तो सारी। ये बोलना कि सर पिछले माह जो ये नियुक्ति दी है 23 तारीख को, उसमें मुझे कोऑपरेटिव Cooperative। बस। बिल्कुल सर। वहीं खत्म हो जाएगी, हाँ, ताकि वो ज्यादा वो रहेगा नहीं। है ना? ठीक है आदित्य, ऑल द बेस्ट। बढ़िया दे, आप तो District नौकरी में मिल गई है मुझे, और अच्छी नहीं, अभी तक नौकरी है। आवंटित नहीं है। अच्छा, अभी तो ट्रेनिंग भी नहीं हो रही वहाँ, कुछ नहीं है, बस बैठा के साइन करवा रहे हैं मुंबई। शुभम भी तो आपके उसमें बैच में, शुभम शर्मा, होगा सर अभी भी। हेमंत चौधरी। काफी कितने इस बार लड़के आपके कोऑपरेटिव में, वैसे सर ज्वाइन तो अभी तक 104 के आसपास और वैकेंसी कितनी थी? 195 की थी, पर वो कुछ उन्होंने हाई कोर्ट वगैरह के चक्कर में रिजर्व रख लिए, तो सर 170 वो वाला है हाँ वो चक्कर, हाँ समझ 170-75 जनों के हैं ज्वाइनिंग। क्रिकेट अच्छे हुए। हाँ चलो गुड है ना? बढ़िया है। मेरा भी डिपार्टमेंट पहले कोऑपरेटिव था। अब अब अरे आप- सर, ठीक है, ऐसी अपेक्षा आपसे भी है। हाँ। ठीक है, गुड लक। ठीक है, और पढ़ो आराम से। सर कल हम दोबारा मुख देने। अरे नहीं, क्या जरूरत है यार? नहीं कोई मतलब नहीं, अब मत करना, अब अखबार पढ़ो। अब कुछ भी मत करो, चलो सर ठीक है ना? अब अब बात- बढ़िया आराम से। ठीक है सर, धन्यवाद।